नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है। आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम अधिकार अपना चल रहा है, शिक्षा व्रत अधिकार। शिक्षा व्रतों की चर्चा हो जाने के उपरांत अंतिम जो शिक्षा व्रत यहाँ कहा वैयाव्रत नाम से, उस वैयाव्रत शिक्षा व्रत में यहाँ देव पूजा का प्रकरण यहाँ पर लिया गया है। देखो, शिक्षा व्रतों में और गुण व्रतों में अपन ने अंतर देखा। छेड़ाला की जो स्टाइल है, या तत्वार सूत्र में छेड़ाला में सेम है जो गुण व्रत कहे हैं, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ व्रत। और यहाँ जो कहे हैं दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि ये अनर्थ दंड, तो यहाँ वो की कहे। और शिक्षा व्रतों में यहाँ पर वैयाव्रत अलग से लिया। ऐसे ही कुंद आचार्य ने संलेखना को भी व्रतों में लिया। मतलब अपने जब तत्वार सूत्र में हम पढ़ते हैं तो वो संलेखना अलग से है, 12 व्रत अलग और संलेखना अलग। और कुंद आचार्य ने संलेखना को ही 12 व्रतों में लिया। मतलब वो भी एक व्रत है। जो ऐसा कहा था ना, संलेखना तो जीवन के अंत समय में मतलब अलग से है, तो संलेखना व्रत मतलब कुंद आचार्य तो इनसे तो पहले के ही है ना। हम उमा स्वामी आचार्य के तो गुरु ही रहे। तो पहले संलेखना भी व्रत रूप से थी। संलेखना का मतलब है जीवन भर वो समता भाव, समाधि का भाव, और ये कषाय और कायक को क्रश करने का जो परिणाम है, वो जीवन भर व्रतों के साथ ही चलता रहे। तो पहले वो पद्धति थी। पर जैसे लोगों ने मतलब व्रतों में अतिचार या व्रतों के प्रति उतना ऐसा नहीं रहता है, व्रत नहीं लिए या फिर समझ लो थोड़ा व्रतों में शिथिलता आ भी जाए, तो फिर संलेखना को भी ऐसे ही समझने लगे कि ठीक है, ये भी ऐसे ही चलता है, चलेगा। तो फिर समझ लो ऐसा सोच के उमा स्वामी आचार्य ने या समंत भद्राचार्य ने संलेखना को अलग लिया, उसको व्रतों से अलग कर दिया कि व्रत तो चलते हैं जैसे भी हैं, और वो संलेखना अलग। तो ये भी एक मतलब उसमें बात थी कि कुंद आचार्य ने 12 व्रतों में ही संलेखना को लिया। तो ये पद्धतियां हैं अलग अलग तरह से, जैसे गुण व्रत कौन से बताए, शिक्षा व्रत कौन से बताए, पर है वही नियम, वही है। तो यहाँ वैयावृत्ति के अंतर्गत वैयावृत्य कहा, और वैयावृत्ति के अंतर्गत दान का प्रकरण दिया, और अब उस वैयावृत के अंतर्गत ही देव पूजा को भी यहाँ पर लिया जा रहा है। मैम, संलेखना और समाधि में क्या डिफरेंसेस होंगे फिर? एक ही बात है, वैसे कोई अंतर नहीं है। संलेखना कहो और समाधि कहो, समाधि अलग चीज है और समाधि मरण अलग चीज है। हम्म। ये तो समता भावों का नाम समाधि है, और समता भाव पूर्वक जो मरण होता है उसका नाम समाधि मरण है। और संलेखना भी वही है, सम्यक प्रकार से कषायों को और काया को क्रश करना। तो समाधि में भी कषायों को ही क्रश किया जा रहा है, इसलिए ऐसा कोई खास बड़ा अंतर नहीं है उसमें। करने करने को करते भी हैं कि समझ लो संलेखना श्रावक के लिए कही जा रही है, पर मुनिराजों के लिए भी वही वर्ड यूज लेते हैं। कहीं समाधि मुनिराजों के लिए यूज लेते हैं, कहीं मुनिराजों के लिए भी संलेखना यूज लेते हैं। तो ऐसा कोई अंतर खास उसमें है नहीं। यहाँ
जिनेंद्र भगवान की पूजन करनी चाहिए, ये प्रेरणा या उपदेश दे रहे हैं। 119 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 197 पे। श्लोक का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा कृत्रिम जिनालयों की अपने को करनी है, करते हैं। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। सब दुखों का नाश करने के लिए, मनोवांछित की पूर्ति के लिए और इच्छाओं का नाश करने के लिए जो देवादिदेव जिनेंद्र भगवान है, उनके चरणों की पूजन नित्य प्रति वो आदर पूर्वक करनी चाहिए, ये यहाँ कह रहे हैं। तो वो पूजन करनी चाहिए। तो भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप और उनके जिनालय कैसे हैं। देखो, जब भगवान का ऐसा स्वरूप है उत्कृष्ट, तो उनके रहने का स्थान वो कैसा होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होगा। तो जो जैसे राजा है, तो राजा कहीं रहेगा झोपड़ी में, ऐसे साधारण से मकान में नहीं। राजा के रहने के निवास स्थान को महल बोलते हैं। ये भी अलग अलग नाम है ना, कोठी में रहते हैं कि बंगले में रहते हैं कि अलग अलग नाम चलते हैं। इधर बम्बई साइड में चाली, ऐसा ऐसा वर्ड बोलते हैं अलग अलग, और खोली, चाली, इस तरह से। तो कौन कहाँ रहता है, उनकी कॉलोनी, मतलब उनके निवास स्थान, उनके घर के नाम भी उसी तरह के होते हैं, घर भी उसी तरह के होते हैं। यहाँ तीन लोग के नाथ, उनका जो स्थान ऐसा, जिनेंद्र भगवान का आलय, जिनालय, जिन चैत्यालय, वो किस प्रकार के होते हैं। तो अकृत्रिम जिनालयों के रचना का वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है। पेज नंबर 207 पे अपने को पढ़ना है। 206 से चालू है, कल अपन ने देखा था। आप लोग एक बार संख्या बताएंगे, तीन लोग के अकृत्रिम जिनालयों की संख्या। तीन लोग में अलग अलग कितने हैं और टोटल कितने हैं, बोलिए शीला भाभी। पहले तीन लोग में तो 8,56,97,000 और 481, ये तो तीन लोग के हो गए। अब अधोलोक में 7,72,00,000, फिर मध्य लोक में 458, फिर उर्दू लोक में 84,97,000, 84,97,023 जिन बढ़िया, मंदिर ये सब हो गए गिनती वाले। इसके गिनती अलावा वाले। कुछ और है? मतलब तीनों लोगों के। हम्म इसके अलावा तो नहीं है कुछ? ये तो आ गए तीनों लोग। ज्योतिषों के तो अपने उनके अंदर स्वयं के ही विमान में ही वो गिनती में नहीं आते। हाँ, तो व्यंतर देवों के और ज्योतिषियों के विमानों में नहीं वहां आते, ख्यात जल मंदिर है। असंख्यात होते हैं वो। बढ़िया। हाँ, बोलिए, कौन बोलेंगे? नीलम भाभी, याद किया आपने संख्या? नहीं? अनीता जी कोठारी, किए याद? थोड़ा 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 ध्यान, पूरा ध्यान से नहीं है। बोलिए। उर्दू लोक में है 84,97,023 उर्दू लोक के। और फिर अपना तीन लोग के है 8,56,97,481। और अधोलोक के हैं, अधोलोक के, या तो ध्यान से निकल एक वर्ष स्टार्टिंग सब 7,72,00,000। 7,72,00,000 हम्म 781। नहीं नहीं, 7,72,00,000। 7,72,00,000। मध्य लोक के 458, 458। हाँ, ठीक। बोलिए निशा जी, बोलिए। मैम, तीनों लोग के मिला के तो 8,56,57,57,000 है। 57,481 अकृत्रिम चैतालय। 57,000 नहीं, 57,000। 57,481। 57,000 नहीं है, 481 है, 57 नहीं है। हाँ, 8,56,57,000
481। अरे रुकिए, आप तो सब गड़बड़ कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर अपनी संख्या ठीक करिए, आपने गलती लिखी है। 3 के हैं 8,56,88,। आपका नेटवर्क स्लो है। अच्छा, 8,56,97,481। ठीक है, ये 8,56,97,481। 97,481। ठीक है, ये है, सबको याद करने हैं। कल मतलब मंडे को सुनूंगी आज नीलम भाभी, ठीक है ना, 3 लोग के। और भी जिनको याद नहीं है, मुझे पता है कि इनको याद नहीं है, तो वो समझ ले, मैं भले ही नाम नहीं ले रही हूँ, तो मैं सुनूंगी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। जिनालयों का स्वरूप देखिए, पेज नंबर 207 है, जिनालयों का स्वरूप। रत्नगंज शावकाचार में ही पढ़ रहे हैं अभी अपन। जिनालय 3 प्रकार के हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उनमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य जिन मंदिर का विस्तार निम्न प्रकार है। देखो, 3 प्रकार के जिनालय हैं, एक उत्कृष्ट है, एक मध्यम है और एक जघन्य है। 3 साइज के हैं। ये 3 साइज तो बताए हैं, इसके अलावा भी साइज होते हैं, लेकिन ये 3 साइज यहाँ मेनली बताए गए हैं। तो उत्कृष्ट जिनालय कितने हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 दी है। 100 योजन लंबाई है तो 50 योजन उसकी चौड़ाई है और 75 योजन ऊंचाई है। मतलब इसका एक सिंपल सा गणित है, जितनी लंबाई है उसकी आधी चौड़ाई है और 3/4 उसकी ऊंचाई है। तो मतलब एक चीज भी याद होगी तो बाकी की अपन निकाल सकते हैं, या फिर लंबाई चौड़ाई को प्लस करके आधा कर दो तो वो ऊंचाई हो जाएगी। कुछ भी कर सकते हैं दोनों तरह से। तो 100 योजन जो उत्कृष्ट जिनालय हैं, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे हैं। मध्यम जिनालय 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े और 37.5 योजन ऊंचे हैं। और जो जघन्य जिनालय हैं वो 25 योजन लंबे, 12.5 योजन चौड़े और 18 यानी 18 सही 3/4 योजन वो उनकी ऊंचाई है। इस तरह से ये तीनों का साइज सबसे पहले बता दिया। और इसको भी याद रखने का तरीका ये है, उत्कृष्ट याद कर लें, 100 योजन की उत्कृष्ट है लंबाई, तो उसकी आधी मध्यम की है और उसकी आधी जघन्य की है। तो मतलब किसी एक का अपन याद कर लेंगे तो वो आधा आधा करना है, तो ऐसा अपने को अपने आप ही याद ही हो जाएगा, मतलब रटने वाली चीज उसमें नहीं है। तो उत्कृष्ट जिनालय जो है वो 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे हैं। अभी ये अपन बीच में दरवाजों वाला स्किप करके पहले ये देखते हैं कि ये जिनालय है कहाँ कहाँ पर। ये यहाँ पर दिया है, उत्कृष्ट जिनालय कहाँ है, मध्यम जिनालय कहाँ है और जघन्य जिनालय कहाँ है। देखिए नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, इस चार्ट के नीचे वाला। यहाँ भद्रसाल वन में, नंदन वन में, नंदीश्वर में और स्वर्ग के विमानों में उत्कृष्ट प्रमाण वाले जिनालय हैं। ठीक है, ये 4 जगह यहाँ पर बताई है, भद्रशाल वन, नंदन वन, नंदीश्वर द्वीप और स्वर्ग के विमान। अपन ने नंदीश्वर की रचना पढ़ी थी, तब ध्यान हो तो उसमें अपन ने वहां था कि ये भद्रसाल वन के साइड वाले यहाँ जिनालय है, ऐसा कुछ शब्द था, मतलब उसके जैसा। और कल जो अपन ने रचनाएं पढ़ी थी वहां पर कल कौन सी पढ़ी थी अपन ने? कुंडलगिरी, रुचकगिरी। तो वहां कौन से पर्वत के जैसे कहा था, याद है किसी को? बोलिए अर्चना। निषद पर्वत के समान बताया था वहां पर। अभी अपन देखते हैं निषद पर्वत का नाम किस में आ रहा है। ठीक है, तो उत्कृष्ट जिनालय कहाँ है? देखो उत्कृष्ट मतलब 100 योजन लंबाई, तो ज्यादा जगह होगी तो उत्कृष्ट साइज बन पाएगी, जगह कम होगी तो साइज छोटी होगी। तो भद्रसाल वन कहाँ पर है? भूमि पर है, खूब जगह है। कितना लंबा चौड़ा है? 22,000 योजन। इधर उधर अपन ने देखा था, 22,000 योजन का है और 250-250 योजन ऐसा है। तो उत्कृष्ट जिनालय वहां पर है, भद्रसाल वन में भी और नंदन वन में भी। आप मतलब एक थोड़ा सा लॉजिक है उसमें, जैसे अब
अपने आप लोग देखेंगे पुराने जो मकान होते थे, आजकल का तो सबका ऐसा ही एक सही हिसाब है लगभग। तो जो पहली मंजिल होती थी ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट होती थी वो ज्यादा होती थी। किसी ने ध्यान दिया हो, इस तरह का नोटिस किया हो, कोई पुराने मकान या अंग्रेजों के जमानों के या अपने भी पुराने मकान, तो पहली मंजिल बहुत ऊंची होती थी, दूसरी में थोड़ी उससे कुछ कम होती थी, 1 आध फुट, फिर तीसरी और कम। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वो हाइट कम होती जाती है, मतलब क्योंकि फिर वो ऊपर समझ लो वजन का जो भी उनका हिसाब रहता है इंजीनियर्स के हिसाब से, वैसा। तो यहाँ पर भी यद्यपि नंदनवन की जो कटनी है वो कितनी चौड़ी है, नंदनवन जितनी जगह पर है, कितनी जगह पर है, कितना बड़ा है नंदनवन, कितनी चौड़ाई में है नंदनवन, उंगली से बता सकते हैं। 500 योजन है, कटनी सारी 500 योजन की है, तो 500 योजन है। और सोमनस वन की कटनी कितनी है, रेखा भाभी? नहीं पता? क्यों नहीं पता? गलत बात है ये तो आपकी। 62,000, 62,000, अरे कटनी पूछ रही हूँ, कटनी, 62,000। कटनी पूछ रही हूँ। विनू दी आप बताएंगे? 500 ही है। 500 ही है, कटनी तो 500 ही है ना, कटनी तो 500 योजन की ही है। कटनी कटनी नहीं समझ रहे रेखा अभी आप? जितना जितना वो कट रहा है ऊपर जाके, तो कटनी तो सोमनस वन की भी 500 योजन है, तो जगह तो उतनी ही है ना। पांडुक वन के लिए भी जगह उतनी नहीं, नंदन वन के लिए भी जगह उतनी ही है, सोमनस वन के लिए भी जगह उतनी ही है। लेकिन फिर भी नंदन वन में उत्कृष्ट साइज वाले जिनाले हैं, क्योंकि नीचे है वो अभी, और वो ऊपर हाइट पे जाके है। सोमनस वन 62,500 योजन ऊपर जा रहे हैं, तो फिर वहां का साइज अभी अपन आगे पढ़ रहे हैं, वहाँ छोटे साइज वाले हैं थोड़े। तो इसलिए मतलब ये भी एक थोड़ा सा लॉजिक अपन लगा सकते हैं दिमाग उसमें। तो उत्कृष्ट जिनालय कहाँ बताए हैं? भद्रसाल वन में, नंदन वन में, नंदीश्वर द्वीप में, क्योंकि नंदीश्वर में सब। अंजनगिरी कितना चौड़ा है? अंजनगिरी कितना चौड़ा है, बोलिए। ये हाँ, याद नहीं। याद नहीं है, थे आप कल परसों क्लास में? बोलिए दीपिका जी, अंजनगिरी कितना चौड़ा है? 84,000 ही। 84,000 योजन, नीचे से ऊपर तक एक सी है ना, 84,000 योजन ही हाइट है और 84,000 योजन ही फैलाव है। तो अंजनगिरी 84,000 योजन का है, तो वहां बन सकता है उत्कृष्ट जिनालय, क्यों नहीं हो सकता है? सबसे बड़े वाले दधीमुख पर्वत कितने चौड़े हैं? दधीमुख पर्वत, बोली कविता जी। 10,000 योजन की। 10,000 योजन। और रतिकर पर्वत, हाँ चित्रा जी? 1,000 योजन। 1,000 योजन, ठीक है। तो उनपे ये जो नंदीश्वर के तीनों ही तरह के जो पर्वत हैं, उनपे उत्कृष्ट साइज वाले जिनालय हैं। और इसी तरह से स्वर्ग के विमान, वो तो स्वर्ग ही है, वहां जगह की क्या कमी है स्वर्ग में? तो वहां पर भी सब जो भी विमान है, कितने विमान है स्वर्ग में? स्वर्ग में कितने विमान हैं, बोलिए सरोज भाभी। 16 विमान। अरे अभी तो पूछा था, अभी बताया ना किसी ने, स्वर्ग में कितने विमान हैं, बोली विनीता आंटी। 84,97,023। 84,97,023। 84,97,023 स्वर्ग के, 52 नंदीश्वर के, 4 भद्रसाल के और 4 नंदनवन के, जोड़ लो सबको, ये सब उत्कृष्ट साइज वाले हैं। ठीक है, आज अंकल कोई भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, वो दोनों ही बाद वाली क्लास में आते हैं। 84,97,023 प्लस 52 प्लस 8, 4 और 4 8, 23 और 8 हो गए 31, 52 और 31,
53 और 30 83, 84,97,083। मैंने जोड़ दिया आप लोगों से पहले। चलिए लगा लीजिए, ठीक है। तो ये सब उत्कृष्ट साइज वाले जिनालय हैं। कितने हुए मीनू भी? पांचों के गिनेंगे या एक खाली इसी का गिनेंगे? पांचों के तो 20-20 हो गए ना, पांचों? भद्रकाल के 20 हुए ना, चारों हाँ तरफ 4। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैंने भद्रसाल और ये 8 ही गिने, तो ये 8 पंजे 40 हो जाएंगे। 40 गिनेंगे। ये एक मेरू के ही गिने ना 8 मैंने अभी। सही बात है, पांचों मेरू के गिनेंगे। ठीक बात है। चलिए, तो अभी मैंने कितने गिने थे? 84,97,083। इसमें 8 गिने थे अभी, 32 और जोड़ना है। कितने हुए? 84,97,023। 84,97,023। 23 में फिर 80 जोड़ेंगे ना। हाँ हाँ, तो वो जोड़ के कितने हुए वो पूछ रही हूँ। 84,83,100। चलिए करिए, अब करिए आप लोग। 84,97,023, 52 और 80, इतने जोड़ने। 8 नहीं जोड़ने, 80 जोड़ने। ठीक है ना? नहीं 80 नहीं, 40, सॉरी 80 बोल रही हूँ मैं, गड़बड़ हो गई। 40 जोड़ना, 8 पंजे 40 ही होंगे ना। हाँ 40 जोड़ने। फिर से 84,97,023 स्वर्गों के, 52 नंदीश्वर के, और भद्रसाल के 5 मेरू के 20, और नंदनवन के 5 मेरू के 20, तो ऐसे 40 जोड़ेंगे। ठीक है, बोलिए। 23 में 40 जोड़े तो हो गए 63, 63 और 52 प्लस कर देंगे उसमें। 63 में 52 प्लस करेंगे तो तो वो बताइए ना, वो तो करेंगे ही। कितने हुए वो बता दीजिए। 115। चलिए बोलिए। 84,58,015। 84,98,000। 58 नहीं, 98 आएंगी। 58 58 आएंगे। 58 कैसे आएंगे? 97,000 है ना। सब गड़बड़ चल रहा है अभी तो। चलिए फालतू टाइम हो रहा है, कर लीजिए आप लोग। 84,98,115 आएगा। 84,98,015। कितने में? 4 लाख, हाँ 98,015। 84,98,015 आएंगे। 84,98,000। सब गड़बड़ लग रहा है मुझे मामला। एक 1,000 कैसे बढ़ेगा? 115 ऐसा होना चाहिए। एक चलिए अभी करते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौमनस वन में, रुचक पर्वत पर, कुंडलगिरी पर, वक्षारगिरी पर, ईश्वाकार पर, मानुषोत्तर पर, कुलाचलों पर मध्यम प्रमाण वाले जिन मंदिर हैं सौमनस वन में। अभी पूछती हूँ, अब आप लोग कर लीजिए, फिर देखते हैं एक साथ। सौमनस वन में, नंदन वन के ऊपर वाला, रुचक पर्वत, कुंडलगिरी, जो कल अपन ने पढ़े थे, 11वां द्वीप और 13वां द्वीप। रुचक पर्वत, कुंडलगिरी, वक्षारगिरी। वक्षारगिरी कौन से है? वक्षारगिरी कहाँ पर है? विदेह क्षेत्र में जो है, ठीक है, वो वक्षारगिरी। ईश्वाकार, 4 ईश्वाकार है 2.5 द्वीप में मिला के। ईश्वाकार पर, मानुषोत्तर पर, कुलाचलों पर, हिमवन आदि जो कुलाचल है, मध्यम प्रमाण वाले जिन मंदिर हैं। जोड़िए। सौमनस वन कितने हुई? 20 सौमनस वन। मैं भी जोड़ती हूँ, नहीं आप लोग सब मुझे भी चुकवाएंगे ऐसे ही। सौमनस वन के 20, रुचक पर्वत के 4, कुंडलगिरी के 4, वक्षार है 16, तो 16 पंजे 80, और ईश्वाकार 4, मानुषोत्तर 4, कुलाचल 6 पंजे 30।
अच्छा, ये जो वक्षारगिरी है ना, तो गजदंतों को भी वक्षारी कहते हैं और वक्षारों को भी गजदंत कहते हैं, तो वो भी इसमें ले सकते हैं अपन 20 गजदंत, क्योंकि गजदंत अलग से दिए नहीं है ना, तो गजदंत भी मध्यम वाले में ले लेंगे। तो जोड़िए, मैं बता रही हूँ फिर से। 20 सौमनस के, 4 रुचक के, 4 कुंडलगिरी के, 80 वक्षारगिरी, 4 ईश्वाकार, 4 मानुषोत्तर, 30 कुलाचल, और ये 20 गिने हैं गजन पर्वत। ठीक है, तो ये हो गए 100, 150, 150, 4 चौक 16, 166। ठीक है, 166 सही है सबका। ये हो गया 166। अब आगे कहे बता रहे हैं, विजयार्थ पर्वत के नहीं, पांडुक वन के जिनालय जगन्य प्रमाण वाले हैं। पांडुक वन पे जो है वो जगन्य प्रमाण वाले छोटे साइज वाले जिनालय। तो पांडुक वन अपने एक मेरु संबंधी 4 जिनालय है, तो 5 मेरु संबंधी 20। विजयार्थ पर्वत के ऊपर जम्बू शालमली वृक्षों में जिन मंदिर की लंबाई 1 कोस की है, 1 कोस की है, शेष जो भवनवासी देवों के भवनों में व्यंतरों व ज्योतिष देवों के जिनालय हैं, वे यथा योग्य लंबाई प्रमाण है, जितनी जिनेंद्र भगवान ने देखी है उतने हैं। मतलब और जो भवन है, भवनवासी देव यानी 7 करोड़ 72 लाख जो हैं, और व्यंतरों के और ज्योतिषों के विमानों में जो है, उनकी लंबाई चौड़ाई के प्रमाण नहीं उपलब्ध है। तो भगवान ने जैसे देखे हैं वैसे यथायोग्य उनके हैं। विजयार्थ के ऊपर और जम्बू शालमली वृक्षों में 1 कोस के हैं, और ये कितने बता रहे हैं? 100 योजन, 50 योजन, 100 योजन, 50 योजन और 25 योजन। 1 कोस का बड़ा है कि 25 योजन वाला बड़ा है? 1 कोस वाला बड़ा है कि 25 योजन वाला बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है कोस छोटा है। 1 योजन कितना लेना है यहाँ पर? 1 योजन। छोटा योजन लेना है, बड़ा योजन लेना है? नहीं, छोटा योजन लेना है यहाँ पर। तो 4 कोस का 1 योजन लेंगे तो भी ये तो 1 ही कोस के बता रहे हैं, ठीक है ना? तो ये छोटे साइज, इसीलिए कहा कि ये अलग साइज, मतलब और भी अति लघु या लघु अलग साइज के भी हैं, ये यहाँ पर बताया है। अब देखिए, अब यहाँ दरवाजों का साइज बता रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा त्रिलोक सार से अपन थोड़ी सी रचना पढ़ते हैं, तो दरवाजों का साइज तो उसमें आ ही जाएगा, फिर यहाँ से भी देख लेंगे। त्रिलोक सार के आधार पे, इन्होंने त्रिलोक सार के आधार पे लिखा है, अपन थोड़ा उसी से पढ़ते हैं। त्रिलोक सार जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का ग्रंथ है, उसमें अंत में लास्ट के में ये यहाँ त्रिलोक स्थित अकृत्रिम जिनालयों का यहाँ प्रमाण बता रहे हैं। उत्कृष्ट आदि चैत्यालयों के आयाम के अर्ध प्रमाण उनका व्यास है। आयाम मतलब लंबाई, लंबाई के आधा उनका व्यास यानी चौड़ाई है, तथा आयाम और व्यास के योग का अर्ध भाग, वही लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2 वो करो, तो उन जिनालयों का उदय यानी ऊंचाई है। द्वारों की ऊंचाई के अर्ध भाग प्रमाण द्वारों का व्यास है। जो द्वार है, गेट जो है, दरवाजे, वो भी जितनी लंबाई है, जितनी ऊंचाई है, उसका आधा उसकी चौड़ाई है, तथा बड़े द्वारों के व्यासादि से छोटे द्वारों का व्यासादि अर्ध अर्ध प्रमाण है। जैसे चैतालय 100 योजन का तो बड़ा वाला है, उत्कृष्ट मध्यम है 50 का, तो उसका आधा हो गया। ऐसे द्वार भी उसी तरह से है, ठीक है? ये विशेषार्थ में वही दिया है, वो जो अपन ने वहां भी पढ़ा है, और
दरवाजों का अपन ने छोड़ा है वही यहाँ लिखा है, पढ़ लेते हैं चलो इसको। उत्कृष्ट मध्यम जिनालयों का आयाम क्रम से 100 योजन, 50 योजन और 25 योजन प्रमाण है। इन्हीं जिनालयों का व्यास यानी चौड़ाई आयाम के अर्ध भाग प्रमाण यानी 50 योजन, 25 योजन और 12.5 योजन प्रमाण है। इनकी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई के अर्ध भाग प्रमाण अर्थात 100 + 50 यानी 150 और 150 का आधा किया तो 75 योजन की ऊंचाई है उत्कृष्ट वालों की। मध्यम वालों की है 50 + 25 = 75/2 तो 37.5 योजन। और जो जगन्य वाले हैं तो 25 + 12.5 तो ये हो गए 32.5 नहीं 37.5, 37.5 का आधा 18.25 18 सही 3/4 योजन प्रमाण है। उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य जिनालयों के द्वारों की ऊंचाई क्रम से, अभी दरवाजों की जो ऊंचाई है ये अपने को जो यहाँ रत्नगंज शावकाचार्य में भी जो चार्ट दिया है उसमें भी देख सकते हैं। 16 योजन ऊंचाई, 8 मतलब ऊंचाई तीनों की बता रहे हैं, उत्कृष्ट वाले की 16 योजन, मध्यम वाले की 8 योजन, जघन्य वाले की 4 योजन दरवाजे की ऊंचाई है। इन्हीं द्वारों की चौड़ाई ऊंचाई के अर्ध भाग प्रमाण अर्थात 8 योजन, 4 योजन और 2 योजन प्रमाण है। छोटे द्वारों का उदय, मतलब द्वार भी क्या है, 2 टाइप के हैं। समझ लीजिए, अब आप अपने मन में मंदिर की कल्पना कर लीजिए, कोई भी जो भी मंदिर आपको बड़ा से बड़ा जो भी मंदिर आप लोगों ने दर्शन किए हो, समझ लीजिए जो यहाँ जयपुर रहते हैं तो पदमपुरा का देख लीजिए, या अपने आसपास के जो भी मंदिर हैं तो एक बड़ा दरवाजा है मेन, फिर साइड में दरवाजे हैं, तो बड़ा दरवाजा बहुत बड़ा होता है। अब साइड के भी हो सकता है वहां तो बड़े हो, पर जैसे जो अपने पुराने मंदिर है ना, अगर आप लोगों ने आमेर के या शहर के मंदिर, बहुत सारे शहर में भी इस तरह के मंदिर हैं कि 3 दरवाजे वहां होते थे। इसीलिए मैंने कल कहा था कि अकृत्रिम जिनालयों की रचना के अनुसार ही मंदिर अपने बनाए जाते थे। तो चाहे बड़ा मंदिर तेरापंथी वाला टोडामल जी वाला है, या आमेर में जो मंदिर है अपने नेमिनाथ जी वाला जो है वो वाला, और भी तो एक मेन जो बीच में दरवाजा है वो बड़ा है, और उसी के साइड में उसी लाइन में, ऐसे साइड में नहीं, सामने ही छोटे दरवाजे और हैं। ख्याल में आ रहा है? मंदिर देखे होंगे, और बाहर वालों का मुझे नहीं पता, बाहर भी इसी तरह के होंगे पुराने मंदिर तो वो तो बड़ा दरवाजा है वो बड़ा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, छोटा दरवाजा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई उससे कम है। तो 2 तरह के दरवाजे हैं, एक तो मेन मुख्य दरवाजा और दूसरे हैं साइड वाले दरवाजे। तो बड़ा दरवाजा जितना ऊंचा है उसकी आधी ऊंचाई साइड वाले दरवाजे की है। तो वो यहाँ बता रहे हैं 16 योजन का ऊंचा बड़ा दरवाजा है तो 8 योजन ऊंचाई वाला छोटा दरवाजा है। ये इधर इसमें जो माई नगर में शांतिनाथ मंदिर है उसमें बने हुए हैं ऐसे 3 दरवाजे, लेकिन गर्भगृह नहीं है वहाँ। उसमें बन रहे हैं 3 दरवाजे, एक मेन बड़ा दरवाजा और साइड में 2 दरवाजे अलग छोटे, वैसे ही बने हुए हैं वो। मैं काफी शांतिनाथ समय पहले गई थी, हाँ काफी टाइम से नहीं गई उधर मालूम। शांतिनाथ मंदिर जो है ना, लाल मंदिर, उसमें है ऐसे 3 दरवाजे, ऊपर चढ़ के मंदिर ऊपर चढ़ के। हाँ हाँ, वो मंदिर तो गई भी हूँ पर बहुत दिनों से नहीं गई, और काफी उसमें गर्भगृह नहीं है। हाँ हाँ, वो नहीं होगी पर वो दरवाजे बनाए होंगे, ठीक हाँ। बात, ठीक है। और अपने मतलब ऐसे सामान्य और मंदिर में होते ही हैं, शहर में भी जो मंदिर है अपने पुराने सब में ऐसे ही है। तो ये दरवाजों के साइज यहाँ बता रहे हैं, तो जो बड़ा दरवाजा है वो 8 योजन और 16 योजन और 8 योजन, 16 योजन ऊंचाई और 8 योजन उसकी चौड़ाई है। बड़ा दरवाजा बड़ा मंदिर मतलब उत्कृष्ट वाले जिनालय का, और जो उत्कृष्ट जिनालय का छोटा दरवाजा है तो वो इससे आधा होगा, 8 योजन और 4 योजन का, ठीक है ऐसा। तो उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य जिनालों के द्वारों की ऊंचाई क्रम से 16 योजन, 8 योजन और 4 योजन प्रमाण है। तो ये जो द्वार यहाँ बताए जा रहे हैं ये मुख्य द्वार की, इन्हीं द्वारों की चौड़ाई ऊंचाई के अर्धभाग प्रमाण अर्थात 8 योजन, 4 योजन और 2 योजन प्रमाण है। छोटे द्वारों का उदय एवं व्यास बड़े द्वारों के उदय एवं व्यास से अर्ध प्रमाण है। उदय यानी ऊंचाई, व्यास यानी चौड़ाई। अर्थात उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य जिनालयों में जो छोटे छोटे दरवाजे हैं उनकी ऊंचाई क्रम से 8 योजन, 4 योजन और 2 योजन है, और उनका व्यास अर्थात चौड़ाई 4 योजन, 2 योजन और 1 योजन प्रमाण है। ये फिर वही गाथा दी है अपन ने जो पढ़ लिया, भद्रसाल वन, नंदन वन, नंदीश्वर और वैमानिक देवों के विमान में
उत्कृष्ट व्यास वाले प्रमाण है जिनालय है सौमनस वन, रुचकगिरी, कुंडलगिरी, बक्षार, ईश्वाकार, मानुषोत्तर, कुलाचलों पर मध्यम और पांडुप वन में जगन्य प्रमाण वाले जिनालय हैं। उत्कृष्ट जिनालयों का आयाम 100 योजन और गाद यानी जो चौड़ाई है वो अर्ध योजन प्रमाण है। इनके द्वारों की ऊंचाई 16 योजन प्रमाण। उत्कृष्ट द्वारों के द्वार हैं। उत्कृष्ट विशेषण से रहित जिनालयों का आयाम कितना है ऐसा पूछने पर कहते हैं, मतलब ये 3 तो नाप वाले जिनालय बता दिए, उत्कृष्ट नाप वाले, मध्यम नाप वाले और जघन्य नाप वाले, ये 3 तो नाप वाले बता दिए। लेकिन अब इन तीनों से भी अलावा जो है उनका कितना साइज है ऐसा पूछने पर बता रहे हैं। विजयार्थ पर्वत, जम्बूशालमणि वृक्ष पर जिनालयों का आयाम 1 कोस प्रमाण है और अवशेष जो जिनालय है वो जिनेन्द्र भगवान ने जैसा देखा है वैसा है, जो यहाँ अपन पढ़ चुके हैं। समस्त जिन भवनों के जैसे जो अपने रत्न शाखाचार में दिया है वो सेम ऐसा ही दिया है, तो चाहे अब यहाँ से पढ़ लेते हैं, मैंने ये खोल लिया है तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों के पास सबके पास वही है, चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। आप लोग उसमें भी मिला सकते हैं, नीचे अपने रत्न शाखाचार में भी सेम ही लिखा है। समस्त जिन भवनों के 4 गोपुर द्वारों से संयुक्त मणि में 3 कोट है। प्रत्येक वीथी में 1-1 मानस्तंभ और नव स्तूप है। उन कोटों के अंतरालों में क्रम से वन, ध्वजा और चैत्य भूमि है। अब देखिए, मैंने कोशिश तो बहुत की कि मुझे चित्र मिल जाए, मैंने अमन जी से निवेदन भी किया था, इनको समय नहीं मिला बनाने का, और भी मुझे मिले नहीं। कुछ वीडियोस होंगी वो जो जैन डिजिटल पे होते हैं, अगर आप लोग कोई निकाल के मुझे भेज दीजिएगा। कृत्रिम जिनालय की है तो वो मैं सर्च नहीं कर पाई, एक्चुअल में टाइम नहीं मिला मुझे, तो वो मैं तो डाल दूंगी ग्रुप पे। पर आप लोग अब अपने माइंड में इमेजिन करिए कि जैसे मंदिर है तो मंदिर से पहले क्या है कि 3 परकोटे हैं, जो यहाँ कह रहे हैं जिन भवनों के चारों तरफ 4-4 द्वारों सहित मणि में 3-3 कोट हैं। इसी में देख लीजिए आप 207 पेज पे लास्ट पैरा जो है रत्नगंज शाखाचार में। जिन मंदिर तो बीच में है, मुख्य जो मंदिर है उसके बाहर की पहले बता रहे हैं, तो 3 परकोटे हैं मंदिर से पहले। जैसे समा और शरण में जो गंधकुटी है उससे बीच बीच में अपने 5 तो वेदियां और 4 कोट आते हैं ना, धूलिसाल कोट ऐसे करके, तो ऐसे यहाँ 3 कोट है। कोट का मतलब बाउंड्री वॉल है, 3 बाउंड्री वॉल है, ऐसे है मणिमय है। वो जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो मणियों की बनी हुई है, ऐसे ईंट जो है मिट्टी पत्थर, अकृत्रिम रचनाओं, ये तो ईंटें सीमेंट ये सब क्या कृत्रिम चीजें हैं, ये सब कृत्रिम चीजें हैं, वो सब अकृत्रिम मणि में कोट है। और हर कोट में 4 दरवाजे हैं, यानी हर जो बाउंड्री वॉल है उसमें चारों दिशाओं में 1-1 दरवाजा, 4-4 दरवाजों सहित ये 3 कोट हैं। इन इन द्वारों में से होकर जाने के लिए प्रत्येक रास्ते में 1-1 मानस्तंभ है। अब जिस भी द्वार से जाएंगे तो हर द्वार के बीच में एक मानस्तंभ आएगा पहले, ठीक है। तो 4-4 मानस्तंभ हो गए एक वीथी के, मतलब एक बाउंड्री वॉल के, एक गेट का एक मानस्तंभ, दूसरे गेट का दूसरा मानस्तंभ, ऐसे करके ये मानस्तंभ है। और 9 स्तूप है। मानस्तंभ तो किसे कहते हैं कि जिसमें जिन भगवान की प्रतिमा विराजमान है वो मानस्तंभ है। इसके अलावा जहाँ प्रतिमा विराजमान नहीं है वैसे ही वो स्तूप है, तो 9 स्तूप है। अब ये जो 3 कोट बने हैं, जैसे थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कुछ चित्र बनाने की। जैसे ये बीच में तो जिनालय है, तो ये बाउंड्री वॉल है एक, इस तरह से। तो अब यहाँ दरवाजे हैं चारों दिशाओं में, ये दरवाजा, ये दरवाजा, ये दरवाजा, इस तरह से ये दरवाजे हैं। और फिर 1-1 यहाँ मानस्तंभ है दरवाजों के आगे यहाँ पे, और फिर 9 स्तूप है इन्हीं के। अब ये थोड़ी जगह कम है
तो यहीं पे 9 समझ लीजिए स्तूप है इस तरह से। अब ये जो गैप बने हैं ना, 3 गैप हैं, तो इन 3 गैप्स में क्या है वो बता रहे हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो ये जो बीच की जो जगह है इनमें क्या है, तो कह रहे हैं तीनों कोटों के भीतर पहले दूसरे कोट के अंतराल में यहाँ है 1, यहाँ 1 है। दूसरे तीसरे कोट के बीच में है ध्वजा, यहाँ पर है ध्वजाएं, समझ लीजिए ऐसे ध्वजा ध्वजा। और तीसरा कोट और चैत्यालय के बीच में यहाँ पर है चैत्य भूमि, यहाँ बीच में है चैत्य भूमि, ठीक है। यानी चैत्यालय और जो अंदर से जो पहला कोट है उसके बीच में चैत्य भूमि है, फिर इस पहले और दूसरे कोट के बीच में ध्वजाएं हैं, और दूसरे और लास्ट वाले आउटर सबसे लास्ट वाला बाहर वाले कोट के बीच में 1 है। यानी बाहर से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर ध्वजाएं आएगी, फिर चैत्य भूमि आएगी और फिर जिनालय आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई भी कोई चित्र देखा हो, कोई रचना, कोई वीडियो पिक्चर इस तरह की देखी हो तो अपने माइंड में अपन इस तरह की मंदिर की कल्पना कर सकते हैं। बोलिए भाई। स्तूप माने क्या है इसमें यहाँ पर? स्तूप बताया ना, स्तूप जैसे मतलब मान स्तंभ जैसे ही ऊंचा स्तूप नहीं होते हैं, क्या बोलेंगे, और जैसे अशोक का स्तूप आपने सुना हो, मतलब जिसपे प्रतिमा नहीं है लेकिन ऐसा कुछ चिन्ह वगैरह और कुछ पिलर बना हुआ हो, हाँ पिलर जैसे, हाँ पिलर जैसे। हाँ पिलर, और उसमें कुछ ना कुछ हो अपना चिन्ह वगैरह। ये चित्र एक बार ही वापस से समझा, मेरा फोन बंद हो गया था। देखिए, तो ये जिन मंदिर है, जिन मंदिर के बाहर में 3 बाउंड्री वॉल्स हैं, हर बाउंड्री वॉल में चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा है, तो 4-4 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के सामने एक एक मानस्तंभ है, और उस एक मानस्तंभ के साथ में 9 स्तूप हैं, ठीक है। कल परसों फिर करेंगे अपन, अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप लोगों से पूछ के रिवीजन करेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। एक एक मानस्तंभ के साथ में 9 स्तूप हैं, और ये जो गैप्स हैं, जो बाउंड्री वॉल्स हैं, उनके गैप्स में बाहर से अंदर चलेंगे तो सबसे पहले इनके बीच में है 1, पहले और दूसरे कोट के बीच में, यानी बाहर से अंदर चलेंगे तो। फिर बीच वाले कोट में बीच में है ध्वजाएं, और जिन मंदिर और जो पहला बाउंड्री वॉल है उसके बीच में है चैत्य भूमि। इस तरह से ये यहाँ पर रचनाएं हैं। और फिर जिनेंद्र भगवान जो अंदर जिन भवन है, उस जिन भवन में 108 गर्भगृह हैं। अब ये चर्चा अपन बाद में चालू करेंगे, अंदर की अभी अभी बाहर बाहर की हो गई है। इतना ही लेते हैं, फिर अगली चर्चा बाद में करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझना हो तो थोड़ा इसी में जो दिया है ना, वही पूरा त्रिलोकसार में ऐसे कैसे ही लिखा है, तो आप इसमें से पढ़ के आएंगे तो थोड़ा और जल्दी से समझ में आ जाएगा, पढ़ा हुआ रहेगा तो। नहीं तो अपन तो यहाँ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब यही पूरा करते हैं। जय श्री राम। थोड़ा वो मन में उसको थोड़ा सोचिए तो ऐसा ख्याल में आएगा, नींदों में भी वही आ जाएगा कि किस तरह का कृत्रिम जिनालय होगा। बोलिए। आपने जो पीडीएफ देख भेजे हुए हैं उसमें मिल जाएगा ना त्रिलोकसार में ये सारा? हाँ, मैंने त्रिलोकसार की भेजी है क्या? मैंने तिलोय पन्नति की भेजी। तिलोय तिलोय पन्नति की भेजी आपने, उसमें पन्नति नहीं है? है, त्रिलोकसार में दिया है ये, पर अच्छा। सेम ही है जो यहाँ पे अपन ने पढ़ा ना त्रिलोकसार से, तो सेम लैंग्वेज भी सेम ही लिखी है उन्होंने, सेम ही लिखा हुआ है। और वो जो बड़ी तत्वार सूत्र वाली दे रखी है, उसमें भी है ये पीडीएफ। उसका पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, जो बड़ी वाली जो मैंने आपको भेज रखी है, तत्वार सूत्र चेतन दास जी नाम से है, उसका ये पेज नंबर है, पर सेम ही है, मतलब अंतर कुछ मिलेगा नहीं आपको खास। 417 नंबर पेज पे है पीडीएफ में,
और लगभग सेम ही है, जो तिलोकसार में लिखा है, जो यहाँ लिखा है और जो वहां लिखा है, कोई अंतर नहीं है ऐसा खास। जय जिनेंद्र।